Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this class we are going to discuss next topics of computer organization and architecture. ये हमारी सीरीज चल रही है एचपीएससी कंप्यूटर लेक्चरर के लिए। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिजिटल लॉजिक एंड सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ कॉन्सेप्ट्स कोआ के ही, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के। उनके दोनों के आपको जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वेबसाइट पर विजिट करके theLearningPlatter.in भी उन्हें कर सकते हैं एक्सेस, और प्लेलिस्ट पर यूट्यूब पर तो अवेलेबल हैं ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमने मशीन इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसिंग मोड्स ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में कर लिया था। अब आज की क्लास में हम यहाँ से कंट्रोल यूनिट और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एंड पाइपलाइनिंग हजार्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो 2 टॉपिक्स रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं, एक पार्ट है सीपीयू का, ठीक है। उसमें देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है, हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट करता है, ये कंट्रोल करता है सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं बाकी के, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, सभी को बताता है कब क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, ये किस तरह से ये काम करता है वो चीज़ यहाँ स्टडी करेंगे हम। तो मेन फंक्शन जो कंट्रोल यूनिट का रहता है वो क्या रहता है, फेच करना डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी एंड डिटरमाइन द डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्व विद इट। अब उसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस और ऑपरेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व रहने वाले हैं, और साथ के साथ वो प्रोड्यूस क्या करेगा, देखिए कंट्रोल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा कंट्रोल सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट दोज ऑपरेशंस, ठीक है। क्या जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। तो देखिए, डायरेक्ट द मेन ऑपरेशंस बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। क्या सेंड करता है, ये कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा डेटा पाथ पर। सो इट फ्लोज बिटवीन सीपीयू इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी सब सिस्टम, ठीक है। एक तो बात यहाँ से क्लियर हुई कि क्या जनरेट करेगा वो कंट्रोल सिग्नल्स, जिसकी हेल्प से क्या होता है, सभी डिवाइसेस को, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें पता चलेगा कि हमें कब क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, अब ये चीज़ होती कैसे है, यहीं पे ले लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए, अगर हमने लिखा है ऐड R1 R2, R1 में ही कर देते हैं, ये R1 R2 कर लेते हैं, ठीक है। ऐड R1 एंड R2, तो इसका क्या मतलब है, देखिए R1 में क्या आएगा, R1 प्लस R2 होगा जो भी कंटेंट्स हैं, और R1 में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स कब कब जनरेट करने पड़ेंगे। देखिए, एक तो R1 है सपोज रजिस्टर, एक हमारा R2 है रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से क्या होगा, रीड होगा, तो यहाँ पे एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा और यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल एक जनरेट होगा, ठीक है। सपोज ये C0 है कंट्रोल सिग्नल और ये क्या है, C1 कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे, ठीक है, कि यहाँ से रीड किया जाएगा, जो भी कंटेंट है वो क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम किसको डेटा सेंड करेंगे, अब सेंड करेंगे डेटा ALU को, ठीक है। किसके पास पहुँचेगा डेटा, ALU के पास। अब एक यहाँ से क्या पहुँचा, सपोज ये अलग सिग्नल है, यहाँ से हमारे पास क्या पहुँचा है, R1 का कंटेंट, और यहाँ से क्या पहुँचेगा ALU के पास, R2 का कंटेंट, ठीक है। तो एक ये सिग्नल जनरेट हुआ C2 और एक ये सिग्नल जनरेट हुआ C3, ठीक है। पहले किसके लिए जनरेट हुआ कि R1 को में जो कंटेंट है वो रीड किया जाएगा, फिर ये कंटेंट रीड किया जाएगा। अब R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पहुँचाई जाएंगी, ALU के पास पहुँचाई जाएंगी, और इसके लिए अब अलग से सिग्नल्स क्या होंगे, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे। अब क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, उसके लिए एक और सिग्नल जनरेट होगा। अभी ये वैल्यूज़ पहुँच गई ALU के पास, अब एक सिग्नल और जनरेट किया गया जिसमें क्या किया गया, 2 वैल्यूज़ को ऐड किया गया। अब देखिए, उसके बाद एक सिग्नल पहुंचेगा कि जो वैल्यू रिजल्ट में आई है वो किसके लिए आई है, R1 के लिए आई है, ठीक है। अब एक ये सिग्नल पहुंचा जाएगा कि कहाँ वापस उसे भेजना है, अब उस वैल्यू को हमें वापस इसमें राइट कराना है, एक ये सिग्नल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट सिग्नल्स क्रिएट किए जाते हैं। देखिए, ये तो एक हमने इंस्ट्रक्शन ली सिंपल सी कि ऐड कर रहे हैं हम 2 नंबर्स को स्टोर करा रहे हैं। इसके लिए ही कंट्रोल यूनिट को कितने सारे सिग्नल्स क्या करने पड़ते हैं, जनरेट करने पड़े, ठीक है। इसी तरह से अगर एक प्रोग्राम होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स क्या करने पड़ते हैं, जनरेट करने पड़ते हैं कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है।
तो चलिए देखते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं। ये हमारे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, ये किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। तो देखिए जब भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, हमने कल देखा था, प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, ऑप कोड होता है, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ऑपरेंड रहता है, ये जो भी उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑप कोड है यही बताएगा कि करना क्या, एक्चुअल में क्या ऑपरेशन है। तो ये ऑप कोड को क्या किया जाता है, डी कोड किया जाता है, और फिर जनरेटर के पास क्या भेज दिया जाता है, इस जो भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, एट अ टाइम एक ही क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, एक ही जो भी आउटपुट है डिकोडर का वो एक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ से इसके पास सिग्नल जाएगा और कोई इनपुट्स हैं वो पहुँचेंगी, साथ में क्लॉकिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो भी काम हो रहा है, अभी C0, C1, C2, C3 इस तरह से देखे थे हमने एग्जाम्पल में डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स। तो देखिए ये सभी एक ही टाइम पर तो नहीं हो रहे, कोई T0 पे हो रहा होगा, T1 पे हो रहा होगा, कोई T2 पे हो रहा होगा, अलग अलग टाइम पे ये जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, हल्का सा फ़र्क हो जाए लेकिन अलग अलग टाइम पे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे सिस्टम रहेगा। एक क्लॉक पल्स है सपोज, ठीक है, कि ये क्लॉक पल्स है, अभी जो फर्स्ट वाला है वो सपोज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, देन सेकंड वाला यहाँ पे जनरेट हो रहा है, थर्ड वाला यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए अलग अलग से रहेगा। T0 है ये, सपोज ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिग्नल्स जनरेट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब लॉजिक यहाँ से आया तो अलग अलग टाइम पर आया, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहता है हमारा जर्नली स्ट्रक्चर किसका, कंट्रोल यूनिट का। तो देखिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट होते हैं वो कौन कौन से हैं, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस बेसिकली किस चीज़ का है, विच इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्रोल स्टोर। जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए वर्ड्स, जिसमें क्या है, एनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हमारी एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो किस तरह का कंट्रोल स्टोर हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे क्या करता है, दोनों में डिफ़र करता है, और दोनों में ही कि किस तरह से क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। ये हार्ड वायर्ड है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम माइक्रो प्रोग्राम, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं बेसिकली अगर हम बात करें। ठीक है, यहाँ पे हम हार्ड वायर्ड है तो हार्डवेयर यूज़ करें, और यहाँ पे हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं। तो देखिए हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में क्या करें, कंट्रोल यूनिट इज़ एग्जीक्यूटेड विद गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर्स एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो इन सब को यूज़ करके हम करते हैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में सिग्नल्स जनरेट। ठीक है, सो इट कैन बी ऑप्टिमाइज टू मेक अ क्विक मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम हार्डवेयर यूज़ करें तो ये सिस्टम क्या रहता है, फास्ट रहता है, लेकिन अगर हमें चेंज करना पड़ता है, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे सारा दोबारा से ही काम को करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे डिफरेंसेस देखेंगे दोनों में थोड़े से। तो यहाँ पे देखिए ये किसके थ्रू यूज़ हो रहा है ये पता होना चाहिए आपको, कौन फास्ट है कौन स्लो है, ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप कोड है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसमें क्या है, ऑप कोड है, एड्रेस फील्ड है, तो ऑप कोड कहाँ पहुँचा, इंस्ट्रक्शन डी कोडर के पास पहुँचा। ठीक है, इधर से टाइमिंग यूनिट है, तो नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर आ गया हमारे पास, और कंट्रोल सिग्नल जनरेशन है यहाँ, और कंट्रोल सिग्नल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डी कोड किया और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से होते हैं, जिन्हें स्टोर किया जाता है कंट्रोल मेमोरी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप कोड है, यहाँ पे हम कोई डी कोडर यूज़ नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये अलग है, यहाँ पे हम डी कोडर यूज़ नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमारा ऑप कोड जो है वो डी कोड हो रहा है, इंस्ट्रक्शन जो डी कोडर यूज़ कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं हम इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस जनरेशन यूनिट है। ठीक है, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वर्क हो रहा है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन है उसको फर्दर जब छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हो जाता है। अब यहाँ पे एड्रेस, माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर है, अब डिकोड किया कंट्रोल स्टोर, एक माइक्रो प्रोग्राम होता है। अब यहाँ से फिर कंट्रोल सिग्नल्स, ये पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, यहाँ इस तरह से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी फर्दर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम में माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो रूटीन, कंट्रोल वर्ड एंड कंट्रोल स्टोर। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल वर्ड क्या है, बेसिकली वर्ड जिसकी इंडिविजुअल बिट्स क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी कंट्रोल सिग्नल्स को। ठीक है, कंट्रोल वर्ड इज़ अ वर्ड हुज इंडिविजुअल बिट्स, ठीक है, एक वर्ड है जिसकी इंडिविजुअल बिट्स क्या करेंगी, सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करेंगी।
माइक्रो रूटीन देखिए क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल वर्ड्स, ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल वर्ड्स, और ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन के इंडिविजुअल कंट्रोल वर्ड इन दिस माइक्रो रूटीन को क्या बोलते हैं हम, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जो भी कंट्रोल वर्ड होंगे इन माइक्रो रूटीन में वो क्या होंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। अब सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या है, माइक्रो प्रोग्राम। अब इन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम और रोम में किया जाता है, और जनरली अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। अब कंट्रोल स्टोर क्या है, देखिए जो माइक्रो रूटीन्स हैं, ठीक है, फॉर ऑल इंस्ट्रक्शंस इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ कंप्यूटर, इन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, कंट्रोल स्टोर में स्टोर किया जाता है। जितनी भी माइक्रो रूटीन्स हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है, उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, एक स्पेशल मेमोरी होती है जिससे क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल स्टोर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए यूज़ करें कंट्रोल स्टोर, जहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी माइक्रो रूटीन्स, ठीक है, माइक्रो रूटीन्स जितनी भी होंगी इंस्ट्रक्शंस के लिए उन्हें स्टोर करेंगे कंट्रोल स्टोर में। तो देखिए हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में जो डिफरेंस है एक बार वो देख लेते हैं कि क्यों एग्जाम में ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो देखिए हार्डवायर्ड जो है वो फास्ट है और माइक्रो प्रोग्राम्ड क्या रहेगा, स्लो रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये डिफ़िकल्ट रहेगा मॉडिफाई करना, क्योंकि इसमें हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, और लेकिन माइक्रो प्रोग्राम्ड जो है वो ईजी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मोर कॉस्टली रहेगा, ये हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, लॉजिक गेट्स यूज़ होने की वजह से ये कॉस्टली कम होता है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिस्क पे यूज़ होता है, दैट इज़ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में जो है हमारा वो वो कौन सा रहेगा, कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही यूज़ की जाती हैं ड्यू टू हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे अब मैनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को कर सकते हैं जनरेट ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के लिए, एंड इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस एज वेल, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को भी कर सकता है। तो देखिए ये यूज़ करेगा, इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स नीडेड फॉर द यूजिंग लॉजिक सर्किट्स, ठीक है, लॉजिक सर्किट्स को यूज़ करके करेगा ये, और ये जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से करेगा और जो स्टोर होती हैं कंट्रोल मेमोरी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पाइपलाइनिंग। तो देखिए जब भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस को, तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। अब हम सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो, ठीक है। अब इम्प्रूव करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इम्प्रूव करें हार्डवेयर को, फास्टर सर्किट्स यूज़ करें, जो डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने हार्डवेयर को चेंज करते रहें। एक तो ये ऑप्शन है, या दूसरी ऑप्शन क्या है कि जो हार्डवेयर है उसी को हम इस तरह का बना दें ताकि वो एक से ज़्यादा काम कर पाए एक बार में, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। पाइपलाइनिंग क्या है, जिसमें हम क्या करें, इस तरह से अरेंज करें अपने हार्डवेयर एलिमेंट्स को ताकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सीपीयू की वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, ओवरऑल कंप्यूटर की जो भी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो जाए, ठीक है। सो देखिए साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन पाइपलाइन प्रोसेस। तो एक बार में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं पाइपलाइन प्रोसेसर में। तो देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वाटर बॉटल हमने क्या करनी है, एक वाटर बॉटल पैकेजिंग प्लांट है। तो 3 स्टेजेस हैं वहाँ पे, इंसर्शन, फिलिंग एंड सीलिंग, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, सपोज इंसर्शन, फिलिंग एंड सीलिंग, ठीक है। अब हमने क्या लिया, टाइम लिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट अगर हम विदाउट पाइपलाइनिंग करते हैं तो क्या रहेगा, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, फिर फिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सील हो रहा है। तो ये क्या टाइम है, T1 T2 T3, सपोज T4 T5 T6। अब नेक्स्ट जब ये काम हो जाएगा फिर क्या करेंगे, इंसर्ट किया बॉटल, inserting the bottle, filling the bottle and then sealing the bottle, inserting the bottle, filling the bottle and sealing the bottle, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना टाइम लगा, 3 + 3 + 3, दैट मीन्स 9। एक वैसे रैंडमली टाइम ले लेते हैं सेकंड सपोज, ठीक है। तो सेकंड्स लिया तो 3 बॉटल्स फिल हो रही हैं, सो इसमें इसका मतलब एक बॉटल का प्रोसेस होने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर यही काम हम करते हैं पाइपलाइन वे में, ठीक है, तो पाइपलाइन मतलब इकट्ठा हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इंसर्शन हुआ, देन हम क्या करें, इसी का फिलिंग कर रहे हैं, और दूसरी इंस्ट्रक्शन का हमने क्या चालू कर दिया साथ में, इंसर्शन। अब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे
सीलिंग हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, फिलिंग हो रहा है, और यहाँ पे हमने दूसरे इंस्ट्रक्शन का क्या कर दिया, इंसर्शन चालू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया, एस आया सीलिंग, और यहाँ पे एफ और यहाँ पे एस। तो अगर टाइम देखें आप 1 सेकेंड, 3, 4 एंड 5, तो 5 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़ की है। तो 5 की कितने के लिए किया, सपोज 5 सेकेंड्स लगे हमें, 5 सेकेंड्स 3 बॉटल्स के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 26/7। ठीक है, तो 1.67 सेकेंड्स लगे हमें टोटल काम को करने के, इसे कंप्लीट करने में। ठीक है, और यहाँ पे हमें लगे थे 3 सेकेंड्स। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है अगर हम देखते हैं कि पाइपलाइनिंग के थ्रू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें भी कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो सिस्टम में तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में काम होता है, वहाँ पे तो अनडाउटेडली चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इतने टाइम में। ठीक है, तो देखिए डिज़ाइन क्या रहता है एक बेसिक पाइपलाइन का। इन अ pipeline processor, a pipeline has two ends, input and output end. Between these two ends there are multiple stages such that output of one stage is connected to the input of another stage and each stage performs a specific operation. तो देखिए यहाँ पे हम क्या बात करें कि डिज़ाइन किस तरह से रहता है हमारा बेसिक पाइपलाइन का। तो पाइपलाइन प्रोसेसर में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पाइपलाइन के 2 एंड्स होते हैं, इनपुट एंड और आउटपुट एंड, और उन दोनों के बीच में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं जिनकी आगे बात करेंगे हम। तो आउटपुट एक स्टेज का क्या होता है, कनेक्टेड होता है दूसरी स्टेज के इनपुट के साथ। ठीक है, तो हर स्टेज अपना अपना काम करती रहती है, स्पेसिफिक जो उसका काम है वो करती रहती है। ठीक है, तो इंटरफेस रजिस्टर्स आर यूज टू होल्ड इंटरमीडिएट आउटपुट बिटवीन 2 स्टेजेस। तो 2 स्टेजेस के बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस रजिस्टर्स यूज़ करते हैं जो होल्ड करते हैं इंटरमीडिएट आउटपुट को। ठीक है, किसे होल्ड करेंगे, वो इंटरमीडिएट आउटपुट को। सो दीज इंटरफेस रजिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लैच और बफर। All the stages in the pipeline along with the interface registers are controlled by a common clock. ठीक है, अब जितनी भी स्टेजेस हैं पाइपलाइन में उनके साथ साथ इंटरफेस रजिस्टर्स को भी कौन कंट्रोल करता है, कॉमन क्लॉक कंट्रोल करती है। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, कॉमन क्लॉक कंट्रोल करती है। तो देखिए ये तो रहा डिज़ाइन। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की पाइपलाइन में। ठीक है, पाइपलाइन प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग अ स्पेस टाइम डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करें इस चीज़ को। 4 स्टेजेस हैं और 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। कितनी है, 4 स्टेजेस हैं। एक इंस्ट्रक्शन की 4 स्टेजेस हैं और 2 क्या हैं हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस हैं। तो देखिए अगर नॉन ओवरलैप्ड एग्जीक्यूशन है, मतलब पाइपलाइन को हम यूज़ नहीं करते हैं, तो देखिए 2 क्या हैं हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और 4 स्टेजेस हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस 4 यूनिट ऑफ टाइम लेंगी, फिर ये वाली 4 स्टेजेस 4 यूनिट ऑफ टाइम लेंगी, तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 लगा। लेकिन अगर इसी को ही हम पाइपलाइन में कन्वर्ट कर देते तो किस तरह से काम होगा, फर्स्ट स्टेज इसकी कंप्लीट हो गई, देन सेकेंड वाले की सेकेंड इंस्ट्रक्शन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट स्टेज चालू हो जाएगी। देन इसी तरह से सेकेंड स्टेज आ गई किसकी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सेकेंड इंस्ट्रक्शन की सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। और अगर यहाँ पे आप टाइम देखें तो कितने में हो रहा है, 5 साइकिल्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको 8 साइकिल्स लग रहे हैं और इसको 5 साइकिल्स लग रहे हैं। तो ये होता है ओवरलैप्ड एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होती है पाइपलाइंड प्रोसेसर्स में। ठीक है, अब देखिए स्टेजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। ठीक है, जो चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं यहीं से कुछ भी आ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत कर पाएंगे। ठीक है ना, कि हाँ 50-50 करके देख लिया कम से कम। ठीक है, एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा होगा तो कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो फिर आप लगेंगे लेक्चरर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पाइपलाइन की स्टेजेस। तो देखिए अब यहाँ पे स्टेज 1 क्या कहती है, इंस्ट्रक्शन को फेच करो। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यही बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है। अब उसके बाद सबसे मेन काम क्या आता है, डी कोड करना। ठीक है, सबसे मेन काम क्या आएगा, डी कोड करना, कि उसका अगर डी कोड ही नहीं करें तो समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, देन इंस्ट्रक्शन को डी कोड कर लिया, देन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी को एक्सेस करना है, और जहाँ पे भी रिजल्ट को स्टोर कराना है वहाँ पे हमें रिजल्ट को स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेजेस रहती हैं पाइपलाइन की, इंस्ट्रक्शन फेच, डी कोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस एंड राइट बैक। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, डिपेंडेंसीज, या जिसे हम पाइपलाइनिंग हैजार्ड्स भी बोल देते हैं। तो देखिए 3 मेन टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज आर देयर।
स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, कंट्रोल डिपेंडेंसी एंड डेटा डिपेंडेंसी। ठीक है, तो और यहाँ पे सभी डिपेंडेंसीज जो होती हैं ना वो स्टॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या आते हैं, स्टॉल्स आ जाते हैं। और स्टॉल को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली साइकिल इन द पाइपलाइन विदाउट न्यू इनपुट। ठीक है, स्टॉल क्या एक साइकिल है पाइपलाइन में विदाउट न्यू इनपुट। तो हमें क्या करना होता है, हमारा जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, जितना कम हो स्टॉल्स का इंट्रोडक्शन, मतलब जितने कम स्टॉल्स आए पाइप जो भी हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है उसमें, वो हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 क्या है हमारे पाइपलाइनिंग हजार्ड्स या डिपेंडेंसी, स्ट्रक्चरल, कंट्रोल एंड डेटा। इन्हें अब देखते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी क्या होता है, जब भी हमारा क्या रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, जैसे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आई हुई होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हम देखते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज, जब डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए क्या करी हैं, डिमांड करी हैं, या मल्टीपल रिसोर्सेज भी हैं तो अलग अलग उस रिसोर्स के लिए डिमांड करी हैं जो पहले से कोई यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे डेडलॉक कर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे है स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी में। ये डिपेंडेंसी कब होती है, जब आपका रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है पाइपलाइन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये वाला इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है एंड ये इंस्ट्रक्शन है। इसका जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है, इसकी चल रही है, इसकी चल रही है, इसकी चल रही है। ठीक है, अब I1 जो है, इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। अभी I4 ने भी क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है, और यहाँ पे भी ये भी क्या एक्सेस करना चाहता है, मेमोरी को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो हम सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं कि यहाँ पे इतना टाइम हम क्या करें, फ्री छोड़ दें इसे। ठीक है, जब सब लोग ये वाला जब सबका ये मेमोरी वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तब इसको हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे आइडल बिठाना पड़ेगा। अब वो परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी का सॉल्यूशन क्या है, रीनेमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। तो देखिए मेमोरी को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में। 2 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में क्या करेंगे, मेमोरी को डिवाइड कर देंगे, जिसमें एक मॉड्यूल स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शंस और एक मॉड्यूल स्टोर करेगा डेटा को। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहा है उसे हमने क्या बोला, कोड मेमोरी, और जो डेटा को कर रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, डेटा मेमोरी, DM। ठीक है, तो CM में इंस्ट्रक्शंस आ गई और DM में ऑपरेंड्स आ गए जो हमें चाहिए इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए CM यूज़ कर लिया हमने, और जब यहाँ पे ये वाला कर रहे हैं हम तो ये DM डेटा वाला कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, ये वाला जो हज़ार्ड आ रहा था पाइपलाइनिंग हज़ार्ड, वो हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, और उसका सॉल्यूशन क्या है, रीनेमिंग। नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, कंट्रोल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी कंट्रोल के लिए। ठीक है ना, तो दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जब भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को हमने ट्रांसफ़र करना है तब ये हमारे जो हैं हज़ार्ड्स आते हैं, लाइक ब्रांच, कॉल, जंप। सो देखते हैं उसके थ्रू। देखिए यहाँ पे अब क्या है कि 100, 101, 102 यहाँ पे डिफरेंट क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, I1, I2, I3, इसी तरह से B1 I। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ़ अब यहाँ पे जंप करना है हमने। ठीक है, जंप करना है इसने 250 के ऊपर। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में जो आउटपुट है वो होना क्या चाहिए, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, I1 होना चाहिए, फिर I2 होना चाहिए, और फिर BLI1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन BI1। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये होना चाहिए, लेकिन जो आउटपुट की सीक्वेंस रहेगी ना वो ये रहेगी, I1, I2, I3 और BI1। ठीक है, तो जितनी भी अभी तक हैं फ़िलहाल यहाँ पे उन सब के जो भी ID होगी उसके बाद ये वाला इसके तक पहुँचेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो यहाँ पे रहेगी सीक्वेंस वो रहेगी I1, I2, I3 और BI1। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, कंट्रोल डिपेंडेंसी होती है कि यहाँ पे जितनों का जब I1 इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो जब उसका ID आ जाएगा तब ये वाला क्या होगा, काम शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि I3 इतने में क्या है, इसके यहाँ पे पहुँचने से पहले ही I3 सपोज आ चुकी है। ठीक है, तो I3 वाला होने के बाद ही कहाँ पहुँचेगा, BI1 पे पहुँचेगा। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ही हो गया, दैट मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो गलत हो गया। तो इस देखिए सॉल्यूशन क्या है कंट्रोल डिपेंडेंसी का, सबसे पहला तो कि हम डिले वहाँ पे जनरेट कर लें, मतलब डिले कटवा दें। ठीक है, कि उतने तक हम किसी और को आने ही ना दें। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ये चीज़ हमने नहीं चाहिए। ठीक है, हम डिले नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई और साथ के साथ अपना प्रोसेसिंग शुरू कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो काम सॉल्यूशन है वो किससे बनेगा, ब्रांच प्रेडिक्शन से।
ठीक है। तो पहले वाले का हमारा सॉल्यूशन क्या था, कंट्रोल स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी का रीनेमिंग, और कंट्रोल डिपेंडेंसी का सॉल्यूशन क्या है, ब्रांच प्रेडिक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच प्रेडिक्शन में क्या होता है, ये मेथड में क्या कर रहे हैं हम, इन विच स्टॉल्स ड्यू टू कंट्रोल डिपेंडेंसी कैन बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे जो स्टॉल कंट्रोल डिपेंडेंसी की वजह से आने वाले हैं, ठीक है, तो एक साइकिल सिर्फ घूम रहा है लेकिन नया इनपुट कोई नहीं आया। ठीक है, एक साइकिल तो पूरा हो रहा है लेकिन इनपुट नया नहीं आया है, तो वो क्या है, टाइम हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, इनमें क्या होगा, एट फर्स्ट स्टेज प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, कि विच ब्रांच विल बी टेकन, कौन सी ब्रांच ली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच प्रेडिक्शन, इसमें ब्रांच प्रेडिक्शन में ब्रांच पेनल्टी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ब्रांच पेनल्टी मतलब जो नंबर ऑफ स्टॉल्स अकर होंगे आपके। ठीक है, अगर हम नहीं करते हैं ब्रांच प्रेडिक्शन तो उस वजह से जितने जो भी स्टॉल्स आ रहे हैं, मतलब नंबर जो मतलब में ही साइकिल्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब भी न्यू इनपुट्स नहीं आ रही हैं तो वो जो भी नंबर होते हैं, जितनी भी स्टॉल्स आ रहे होते हैं, वो ब्रांच पेनल्टी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांच पेनल्टीज़ की वजह से क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल डिपेंडेंसी होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डेटा डिपेंडेंसी। तो देखिए डेटा डिपेंडेंसी में जैसे हम देखते हैं डेटाबेस में, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रहेगा कि रीड राइट वाला केस होता है जो, ठीक है, किसी ने रीड किया और किसी ने अपडेट कर दिया, या कोई अपडेट पहले कर दिया, उसने रीड किया, वापस इसने रीड किया तो चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, या राइट किया, किसी ने राइट किया और किसी ने भी राइट कर दिया, तो जो इसके चेंजेस थे वो अपडेट हो गए। ठीक है, वापस से जो वैल्यूज़ हैं मतलब चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ आती है। अभी यहाँ पे क्या किया, इफ़ आईडी, अभी इसने क्या किया, यहाँ से इफ़ ये स्टार्ट हो गया इतने में, इसने जो वैल्यू दिया वो ये रीड नहीं कर पाया, इसने जो वैल्यू रीड की वो क्या है, इस इंस्ट्रक्शन ने वो कौन सी वैल्यू की, ओल्ड वैल्यू रीड की। ठीक है, तो ये वाला इशू जो होता है ये हमारा आता है डेटा डिपेंडेंसी में। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या रहता है, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। ठीक है, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में क्या करते हैं हम, वी यूज़ द इंटरफेस रजिस्टर्स प्रेजेंट बिटवीन द स्टेजेस टू होल्ड इंटरमीडिएट आउटपुट। ठीक है, हमने अभी बात की थी पहले कि हम इंटरफेस रजिस्टर्स यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट आउटपुट्स को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, है ना। जब भी हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो इंटरफेस रजिस्टर्स में क्या होता है, जो भी इंटरमीडिएट आउटपुट्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो वाली वैल्यूज़ उठाएंगे जो ऑलरेडी अपडेटेड है कहाँ पर, इंटरफेस रजिस्टर्स में, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शंस अब आगे उन वैल्यूज़ को यूज़ करने वाली हैं वो कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करें, जो भी अपडेटेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो भी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी वैल्यू यूज़ करेगी, न्यू वैल्यू यूज़ करेगी, कहाँ से, डायरेक्ट इंटरफेस रजिस्टर से। तो देखिए डेटा डिपेंडेंसी का सॉल्यूशन क्या है, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो भी हमारे हैज़र्ड्स हैं, पाइपलाइनिंग हैज़र्ड्स, वो आपने ध्यान रखने हैं, और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो ध्यान रखना है। तो आपको कोई भी हो सकता है इंस्ट्रक्शंस दे दें, अभी अलग अलग, अभी कुछ पता नहीं कि किस लेवल पर लेकर जाते हैं वो एग्ज़ाम को। ठीक है, मॉडरेट भी हो सकता है, अभी डिफ़िकल्ट कर दें, गेट लेवल का कर दें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स गेट से उठाए रखे हैं। ठीक है, गेट वाले टॉपिक्स उठाए हुए हैं, तो अभी क्या करते हैं, क्या लेवल लेके जाते हैं, और पता चले बहुत ही इजी आ गया एग्ज़ाम। ठीक है, तो कुछ भी लेवल हो सकता है, तो आप बस करते चलिए जब तक तैयारी तब टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की होती है पाइपलाइन, यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन। तो देखिए इस तरह की पाइपलाइन जो यूनिफॉर्म डिले है, यहाँ पे सभी स्टेजेस, जितनी भी स्टेजेस होंगी वो सेम टाइम लेंगी कंप्लीट करने में एक ऑपरेशन को। ठीक है, सभी स्टेजेस, ऑल द स्टेजेस विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट एन ऑपरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन में क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट एन ऑपरेशन। जो अलग अलग स्टेजेस हैं अलग अलग टाइम लेंगी कंप्लीट करने में ऑपरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर परफॉर्मेंस क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क एकम्प्लिश्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। कितना काम कर रहा है, हमें भी तो इसी उससे जज किया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पास हो गए, आपने चाहे 6 महीने बहुत मेहनत की, लेकिन अगर पास नहीं हुए तो फिर वो परफॉर्मेंस क्या है, मतलब नहीं ठीक ठीक सही पढ़ा होगा शायद बच्चा, है ना, अच्छा नहीं पढ़ा होगा तभी नहीं पास हुआ।
यही होता है ना। तो अभी देखिए परफॉर्मेंस जो है वो किसके ऊपर जज की जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क के साथ साथ कि कितना करेक्टली एफिशिएंटली कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ आती है यहाँ पे, द वर्ड परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर परफॉर्मेंस मीन्स हाउ वेल इज़ द कंप्यूटर डूइंग द वर्क। अभी देखिए कंप्यूटर काम तो कर ही रहा है, काम तो करता चला जा रहा है, कितना काम कराते हैं हम सिस्टम से डेली बेसिस पे अपने, ठीक है। लेकिन अब कितना बढ़िया तरीके से, कितना जल्दी उसने काम को किया, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट एंड एग्जीक्यूशन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का एग्जीक्यूशन टाइम, वो मैटर करता है। तो देखिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन ऑफ द टास्क, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम क्या, स्टार्टिंग से कंप्लीशन ऑफ द टाइम, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, वेटिंग फॉर IO एंड अदर प्रोसेसिंग, एक्सेसिंग डिस्क एंड मेमोरी, टाइम स्पेंट एग्जीक्यूटिंग ऑन द CPU और एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट आता है थ्रूपुट, सो इट इज़ द टोटल टाइम ऑफ वर्क डन इन अ गिवन टाइम। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम किया गया पर यूनिट टाइम, ठीक है, या जो भी अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया उसमें कितना काम किया गया, वो क्या होता है, थ्रूपुट होता है। CPU का एग्जीक्यूशन टाइम, सो इट इज़ द टोटल टाइम अ CPU स्पेंड्स कंप्यूटिंग ऑन अ गिवन टास्क। कितना काम, कोई भी काम दिया गया है तो उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है CPU, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है CPU का एग्जीक्यूशन टाइम। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स टाइम फॉर IO और रनिंग अदर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है अगर वो IO के लिए वेट कर रहा है या और कुछ काम और कोई प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका CPU एग्जीक्यूशन टाइम या सिंपली CPU टाइम। नेक्स्ट देखिए हम इसे कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CPU का टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप समझते जाएंगे। तो देखिए परफॉर्मेंस सबसे पहले कैलकुलेट होती है और वो क्या होता है 1 एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। ये क्या है, रेसिप्रोकल होता है एग्जीक्यूशन टाइम का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो 1 एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, परफॉर्मेंस। अब देखिए परफॉर्मेंस ऑफ A अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ B अगर कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, तो वो क्या हो गया, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ B अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ A, ठीक है। उसमें ऐसे नहीं करना है A का एग्जीक्यूशन टाइम ऊपर रखें। तो देखिए अगर एग्जांपल है, अब मशीन A रन करता है किसी भी प्रोग्राम को 100 सेकेंड्स में और मशीन B रन करता है सेम ही प्रोग्राम को 125 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है दोनों का कि कौन फास्टर है, कितना फास्टर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ A अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ B, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ B अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ A। अब एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ B क्या, 125 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.25। दैट मीन्स जो मशीन A है वो क्या है, 1.25 टाइम्स फास्टर है मशीन B से, ठीक है। यहाँ तो हमने बात की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस क्या है, 1 एग्जीक्यूशन टाइम। अब देखिए एग्जीक्यूशन टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम हमारा होता है CPU क्लॉक साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाय क्लॉक साइकिल टाइम, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, CPU क्लॉक साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाय क्लॉक साइकिल टाइम। तो देखिए CPU क्लॉक साइकिल्स डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि साइकिल टाइम और क्लॉक रेट भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लॉक साइकिल टाइम को किससे रिप्लेस कर दिया, क्लॉक रेट से, और मल्टीप्लाई की बजाय क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, लाइक क्लॉक टाइम इज इक्वल्स टू क्या है, 1 क्लॉक रेट। तो वही चीज़ हमारे पास आ गई कि CPU क्लॉक साइकिल्स डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, जितनी भी क्लॉक साइकिल्स यूज़ हो रही हैं CPU क्लॉक साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाय एक साइकिल का टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, CPU क्लॉक साइकिल डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट, वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ CPU क्लॉक साइकिल्स, ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शन काउंट है, ठीक है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं मल्टीप्लाइड बाय क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, कितनी साइकिल्स क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है वो चीज़ लेंगे। तो इससे क्या कैलकुलेट हो जाता है, CPU क्लॉक साइकिल्स कैलकुलेट हो जाता है। तो अब देखिए एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाइड बाय CPI मल्टीप्लाइड बाय क्लॉक साइकिल टाइम, या हम लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाइड बाय CPI डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट, ठीक है। अब देखिए CPU टाइम क्या हो गया,
सेकेंड्स पर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, इंस्ट्रक्शंस कितनी है पर प्रोग्राम, देन साइकिल्स कितनी है पर इंस्ट्रक्शंस, और सेकेंड्स कितने हैं पर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से CPU का टाइम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर फॉर्मूला आ जाता है तो वो आप कर पाएँ, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आप 2-4 क्वेश्चंस ट्राई करके देखें, ठीक है, तो बात बन सकती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो देखिए या तो हम डिक्रीज़ करें CPI, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन डिक्रीज़ करें न्यू हार्डवेयर यूज़ करके, या हम डिक्रीज़ करें क्लॉक टाइम या इंक्रीज़ करें क्लॉक रेट बाय रिड्यूसिंग प्रोपगेशन डिलेज और बाय यूजिंग पाइपलाइनिंग, जो भी डिलेज हो रहे हैं वो रिड्यूस करें या पाइपलाइनिंग यूज़ करें, या डिक्रीज़ करें हम नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड साइकिल्स और इम्प्रूव ISA और कंपाइलर, ठीक है। इन सब चीज़ों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ RISC एंड CISC रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर, ठीक है। ये प्रोसेसर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। RISC मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एंड CISC मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आर द फुल फॉर्म्स ऑफ रिस्क एंड सिस्क, ठीक है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए अगर हमें ऐड करना है 2 8-bit नंबर्स, ठीक है, 8 बिट्स हैं 8 बिट्स हैं, इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए जो सिस्क अप्रोच है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर अप्रोच, वो क्या रहती है, वो एक सिंगल कमांड को यूज़ करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक सिंगल कमांड या इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेगा ऐड करने के लिए, ठीक है। और रिस्क जो है वो क्या अप्रोच फॉलो करेगा, वो पहले लोड कमांड लिखेगा। देखिए जब भी ऐड करना है तो सीधा ही ऐड तो नहीं हो जाएगा, पहले लोड भी होगा, ठीक है, कहीं से लोड करना पड़ेगा, फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ रहा है, या फिर उसके बाद वापस से स्टोर कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लोड किया, देन ऐड किया, देन स्टोर किया, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें ये सब चीज़ें अलग अलग से होंगी, ठीक है। नाम से नहीं सोच देखना है आपने, कॉम्प्लेक्स वाले में क्या है कि सब चीज़ें इकट्ठा ही, ठीक है, एक ऐड दिया दैट्स इट। तो ये कॉम्प्लेक्स है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस अगर यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंस्टेड कि अगर वो लेस है तो वो ज़्यादा है। और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में देखिए वो क्या करेगा, राइट करेगा, प्रोग्रामर क्या लिखेगा, पहले लोड कमांड लिखेगा डेटा को लोड करने के लिए रजिस्टर में, देन जो भी ऑपरेटर यूज़ करना है, ऐड करना है, देन स्टोर कराना है रिजल्ट, तो इस तरह से सभी चीज़ें लिखेगा, ठीक है। तो देखिए ऐड ऑपरेशन इज डिवाइडेड इनटू लोड, ऑपरेट, स्टोर, ड्यू टू विच रिस्क प्रोग्राम्स आर लॉन्गर एंड रिक्वायर मोर मेमोरी टू गेट स्टोर्ड, ठीक है। तो रिस्क वाले जो हैं यहाँ पे हम तीनों चीज़ें लिख रहे हैं तो वो लॉन्गर हो जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम हमारा ऐसा लगेगा बड़ा है और उसे ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी स्टोर करने के लिए, लेकिन देखिए उसे फ्यूअर रजिस्टर चाहिए होंगे क्योंकि वो जो कमांड है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसे मेमोरी ज़्यादा चाहिए बट फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स टू प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्या है, कमांड जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। सो देखिए जो रिस्क है इसमें क्या रहेगा, आपका मेन आइडिया बिहाइंड दिस इज टू मेक हार्डवेयर सिंपलर, ठीक है, हार्डवेयर simpler by using an instruction set composed of few basic steps for loading, evaluating and storing operations. Just like a load command will load data, store command will store the data. लेकिन अगर दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे मेन आइडिया क्या रहता है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लिया जाता है जो लोडिंग, इवैल्यूएशन और स्टोरिंग ऑपरेशंस कर लेती है अपने आप, जैसे मल्टीप्लिकेशन कमांड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हम सभी चीज़ों को मतलब एडिशन एंड ऑल सब चीज़ उसी में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी आपके काम होने वाले हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे, एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन में हो जाएंगे। इसी वजह से वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, और उसे क्या नाम दे दिया गया, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। चलिए तो एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं रिस्क और सिस्क के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या होता है, क्लैरिटी जो भी टॉपिक है उसकी और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो MCQs होते हैं उसमें जर्नली इसी तरह से डिटेल में मतलब होता है, वन लाइनर ही है, लेकिन क्या होता है कि इस तरह की डिटेल पूछी हो जाती है जो हम डिफरेंसेस से और ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं या MCQs ट्राई करें तो, ठीक है। तो अगर हमारा टाइमली कोर्स कंप्लीट हो गया तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि MCQs भी आपको एक बार प्रोवाइड कर दूँ सभी सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े, ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए उससे एक बार, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिफरेंसेस। तो रिस्क जो होता है देखिए ये यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वायर्ड,
ठीक है, ये माइक्रो प्रोग्राम्ड यूज़ नहीं करता है। जो सिस्क होता है वो भी जनरली क्या करता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट यूज़ करता है, लेकिन अगर चाहे तो हार्डवायर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें क्या होता है, रिस्क में फिक्स्ड साइज़ की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने कल देखा था, तो वहाँ पे हो सकता है 16 बिट हो। ठीक है, जो हमने शुरुआत में देखा तो वो 16 बिट देखा था, तो 16 बिट भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है, या और भी साइज़ जो है वेरिएबल वाले में क्या होगा, वेरी करेगा। तो देखिए रिस्क के केस में जो हमारा साइज़ है इंस्ट्रक्शंस का ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो साइज़ देखा था हमने, ऑप कोड होता है, एड्रेस होता है, तो यहाँ पे टोटल 16 बिट्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रिस्क है उसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर एक इंस्ट्रक्शन का 16 बिट्स, एक इंस्ट्रक्शन 16 बिट्स ले रही है तो सभी इंस्ट्रक्शन 16 की ही होंगी वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी साइज़ होगा अकॉर्डिंगली सभी का सेम होगा। और यहाँ पे वेरिएबल साइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो डिफरेंट साइज़ हो सकता है, किसी का 16 है, किसी का 15 है, सपोज किसी का 32 है, किसी का 64 है, तो अलग अलग साइज़ हो सकता है। वेरिएबल साइज़ के जो होंगे इंस्ट्रक्शंस होंगी यहाँ पे सिस्क के केस में। तो कैन परफॉर्म ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन। जो रिस्क है वो क्या कर सकता है, कैन ओनली परफॉर्म रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और ये रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू मेमोरी, सब तरह की अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है सिस्क। देन वी हैव रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स चाहिए होते हैं और इसमें लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स चाहिए होते हैं हमें। कोड साइज़ इसका लार्ज होता है, इसका कोड साइज़ क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से एक ही इंस्ट्रक्शन ही सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल, तो इसमें इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है सिंगल क्लॉक साइकिल में, और इसमें इंस्ट्रक्शन टेक्स मोर देन 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, इसमें सिंगल क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन इसमें एक इंस्ट्रक्शन जो है 1 क्लॉक साइकिल से ज़्यादा टाइम लेती है। इंस्ट्रक्शन फिट इन 1 वर्ड एंड इंस्ट्रक्शंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ 1 वर्ड। कि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो बड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा है डिफरेंसेस रिस्क और सिस्क में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।